हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी की कल एमसीक्यू कराया था तुम्हें, इम्पॉर्टेंट। होपफुली तुमने किया होगा। देखो अभी क्या है ना, ट्रेंड में ये है कि बायोटेक एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। 22, 23 लास्ट 2 साल में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2022 में बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर से, मतलब दोनों यूनिट से 6 क्वेश्चन आए थे। 23 में 4 क्वेश्चन आए थे। तो इसी में ध्यान में रखते हुए मैंने फर्स्ट चैप्टर का, बायोटेक का जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस, उसका हमने एमसीक्यू कराया इम्पॉर्टेंट। आज मैं सोचा कि क्यों नहीं आज एमसीक्यू तो करवाऊंगा इसका भी, सेकंड चैप्टर जो है एप्लीकेशन की। लेकिन इसके पहले मैं सोचा कि थोड़ा वन शॉट एक तुम्हें बता दूं एनसीईआरटी की बायोटेक वाली चैप्टर की, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन का। देखो मैं ये चैप्टर तुम्हें पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कि तुम्हें पूरा पढ़ना है। जस्ट मैं इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे हमारा एमसीक्यू बनता है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं नीट के, और जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी आगे भी बहुत ज़्यादा है, तो उसे मैं आज तुम्हें हाईलाइट करके यहाँ पे कोशिश करूँगा कि तुम्हें ये हाईलाइट करूँ। सो डैट कि देखो क्या होता है कि कभी कभी ना एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। तो एमसीक्यू में मैं देखूंगा इसे, लेकिन यहाँ भी मैं सोचा कि जस्ट तुम्हें एक छोटा सा वन शॉट दे दूं, बहुत लंबा नहीं होने ये वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अभी जस्ट रिवीजन करना है। तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस तुम्हें रिफ्रेश करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर की बताऊंगा, और फिर मैं इसका एमसीक्यू फिर अगले वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो देखो अभी क्या है कि इस चैप्टर में बायोटेक एंड एप्लीकेशन में जो एनसीईआरटी का न्यू बुक है, इसमें कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है एनसीईआरटी के सिलेबस में, जैसे स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, वो चैप्टर डिलीटेड है। तो उसका कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। टिश्यू कल्चर जो पहले वाले बायोटेक के चैप्टर में एप्लीकेशन में नहीं था, टिश्यू कल्चर, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो बायोटेक एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसका एप्लीकेशंस में यहाँ पे एग्रीकल्चर है और मेडिसिन है। इसके अलावा कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी यहाँ पे हम लोग बनाए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है इसका डिटेल्स मैं देखूंगा। और आफ्टर ऑल सबसे लास्ट में व्हाट इज़ द एथिकल इशूज़, जो हमने बायोटेक के में हम लोग क्या करते हैं कि जीन को मैनिपुलेट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग। तो व्हाट इज द एथिकल इशू, क्या ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसका भी कुछ डिस्कशन है लास्ट में। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे है, हेडिंग ये है। ठीक है, तो ये सब तो कॉमन है, तुमने पढ़ चुका, तुम लोग पढ़ लिए होगे, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी जानते हो कि फूड प्रोडक्शंस को काफ़ी बढ़ा दिया गया अच्छे वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को लाके। ठीक है, तो इसको भी मैं बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये ट्रेडिशनल जब ब्रीडिंग फेल किया तो साइंटिस्ट ने क्या मेथड यूज़ किया प्लांट का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टिश्यू कल्चर, मतलब अच्छे प्लांट का वेराइटी हो, टिश्यू कल्चर। देखो यहाँ पे लिखा भी है यहाँ पे कि traditional breeding technique failed to keep pace with the demand and to provide sufficiently fast and efficient system for the crop improvement, and another technology called the tissue culture got developed. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट किसे बोलते हैं हम, कि कोई भी प्लांट का एक पार्ट जिसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको मैं ग्रो करता हूँ टेस्ट ट्यूब में। किस कंडीशन में, यहाँ पे 2 कंडीशन होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट भी स्पेशल होना चाहिए, मतलब जो सोर्स ऑफ फूड है उसका न्यूट्रिएंट भी स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज को जस्ट मान लो एग्जांपल ले लो, लीफ ले लिया, ये लीफ ले लिया। ठीक है, तो इस लीफ का एक पार्ट को हम लोग ब्रेक कर दिया, तो लीफ यहाँ पर क्या हो गया, लीफ यहाँ पे एक्सप्लांट हो गया, लीफ एक्सप्लांट हो गया। अब इस लीफ के फ्रैगमेंट्स को हम लोग एक स्पेशल न्यूट्रिएंट पीडिया में टेस्ट में डाल दिया। तो यहाँ पे इस लीफ का एक पार्ट में ये कैपेसिटी है कि इससे हम एक पूरा प्लांट डेवलप कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटियोपोटेंसी। तो एक्सप्लांट क्या हुआ, जिस पार्ट का यूज करके हम एक पूरा प्लांट बना रहे हैं, तो प्लांट के सेल्स में या प्लांट के पार्ट में ये प्रॉपर्टी होता है
कि एक पार्ट से हम पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, मतलब रूट स्टेम लीफ सब बना सकते हैं। तो प्लांट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, या टिश्यू की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टोटियोपोटेंसी। टोटियो मीन्स ऑल एंड पोटेंसी मतलब कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी है एक प्लांट डेवलप करने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और दिया है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होना चाहिए। जस्ट देखो यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट। अब देखो यहाँ पे चेंज कर देगा, जो ऑप्शन हम लोग करते हैं एमसीक्यू वगैरह, तो इसमें एग्जामिनर क्या करते हैं कि कुछ ऑप्शन पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं दे देता हूँ यहाँ पे पॉइंट, मैं जिसे अंडरलाइन कर दूंगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू कल्चर समझ गए, कल्चर टेक्निक है, एक्सपैंड समझ गए, टोटियोपोटेंसी समझ गए। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा बच्चों, बताओ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन सोर्स होना चाहिए। देखो एक कार्बन सोर्स, न्यूट्रिएंट मीडिया मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स फर्स्ट, इसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन सोर्स में क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। एंड सेकेंड में क्या होना चाहिए, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी, बी इनऑर्गेनिक सॉल्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सी में विटामिन होना चाहिए। डी में क्या होना चाहिए, एमिनो एसिड्स होना चाहिए। एंड लास्ट में ई में ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस भी होना चाहिए, लाइक ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा। तो ये 5 कंपोनेंट यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडिया में होना चाहिए। ओके, गॉट इट। अब हम क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन से हमने एक्सप्लांट लिया, न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको डाला, और हमने वो प्लांट का जो पार्ट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, या हम सिंपली बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। देखो यहाँ पे माइक्रो प्रोपगेशन। तो दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, मतलब एक प्लांट का पार्ट से बहुत सारे प्लांट बना दिए, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, या हम सिंपली बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू या बाय टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। अब जितने भी प्लांट्स बनेंगे, तो चूंकि एक जेनेटिकली क्या था, सेम एक लीफ लिया, तो जितने भी प्लांट बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल प्लांट से भी जिससे ग्रो किए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया तुम्हारा टोटियोपोटेंसी किसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन किसे बोलते हैं, एंड सोमा क्लोन्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कि इस मेथड से हम लोग इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल को हमने कमर्शियल स्केल पे ग्रो करवाया है, प्रोड्यूस करवाया है इस मेथड से। तो देखो ये भी तुम्हारा एग्जांपल भी याद रखना है कि माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर के थ्रू हमने कौन सा इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स को प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स का नाम दिया है, टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। ओके, गॉट इट। चलो अब आगे चलते हैं कि देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लांट हेल्दी है, सॉरी कोई प्लांट डिजीज है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो डिजीज प्लांट से भी अगर हमें हेल्दी प्लांट्स बनाना है, डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स बनाना है, तो हम उस डिजीज प्लांट का कौन सा पार्ट का टिश्यू कल्चर करेंगे सो डैट कि वी शुड गेट द हेल्दी प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे टर्म कंडीशन अप्लाई हो रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्दी प्लांट से हेल्दी प्लांट बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हमने एक लीफ लिया, प्लांट का कोई पार्ट लिया, उसे हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर दिया टिश्यू कल्चर के थ्रू। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे एक नया वर्ड क्या आया तुम्हें देखने को, कि हमें रिकवरी करनी है हेल्दी प्लांट्स को, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स। किससे, फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स। तो हम लोग जो डिजीज प्लांट्स है उसका कौन सा पार्ट लें सो डैट कि हम लोग हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो इसके लिए हम लोग मेरिस्टेम का यूज करते हैं।
मेरिस्टेम का कल्चर करते हैं। तो देखो इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ ए वायरस, देखो यहाँ पे एक और लग गया कि वो प्लांट किससे इन्फेक्टेड है, वायरस से। तो यहाँ पे हम लोग मेरिस्टेम में एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम का यूज करते हैं, क्योंकि यह पार्ट प्लांट का वायरस से फ्री होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट कि हमें हेल्दी प्लांट बनाना है डिजीज प्लांट या इन्फेक्टेड प्लांट से, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि ये प्लांट में जो इन्फेक्शन है या डिजीज प्लांट है उसमें कौन सा पैथोजन का इन्फेक्शन है, तो वायरसेस का इन्फेक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो हम उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करें, तो मेरिस्टेम यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, मेरिस्टेम में कौन सा, एपिकल एंड एक्सिलरी, जानते हो तुम लोग, एपिकल हो गया जो एपेक्स पे होगा, एक्सिलरी जहाँ से कि नोड और लीफ निकलता है वहाँ पे एक्सिलरी मेरिस्टेम होता है एक्सिस में। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो, इन विट्रो मीन्स आर्टिफिशियली, टू ऑब्टेन द वायरस फ्री प्लांट। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकला तुम्हें मेरिस्टेम के बारे में, कि अगर हमें हेल्दी प्लांट्स बनाना है इन्फेक्टेड प्लांट से, वो इन्फेक्टेड प्लांट किससे इन्फेक्शन है, इसमें वायरस से है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मेरिस्टेम में एपिकल एंड एक्सिलरी दोनों मेरिस्टेम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि आप देखो इसमें भी प्लांट हम लोग सक्सीडेंट कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ द, कौन कौन सा मेरिस्टेम को हम लोग सक्सेसफुली कल्चर कर चुके हैं, कौन से प्लांट का, तो बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। यहाँ पर 3 प्लांट का फिर एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी की आती है, तो एग्जाम्पल याद रखना है। तो इससे यहाँ तक में तुम्हारा 3 पॉइंट निकला और 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एक और है सोमैटिक हाइब्रिड्स एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो साइंटिस्ट have even isolated single cell from the plant and after dicing their cell wall को डाइस कर दिया क्योंकि प्लांट का सेल में है, तो क्या हो गया, नेकेड प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट मतलब कि वो जो सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आया हुआ है, मेरिस्टेम का भी आया हुआ है जब वो चैप्टर हुआ करता था एनसीईआरटी का, जो भी डिलीट कर दिया गया है, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सब सारा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट। देखो प्रोटोप्लास्ट वर्ड आया, मतलब क्या कि सेल है और सेल्स में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी है, यहाँ पे तो प्रोटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, एक सेल को आइसोलेट किए फ्रॉम द 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट, ईच हैविंग ए डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज टू गेट द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। अब एक प्लांट का सेल ये ले लिया और बी प्लांट का सेल ये ले लिया, प्रोटोप्लास्ट ये ले लिया, तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, इसको फ्यूज करा दिया, तो क्या हो गया, एक नया बन गया। ठीक है, एक नया बन गया, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, हाइब्रिड। इसको कलर को चेंज कर लो, दिस इज, अगर हम ब्लैक कर लेते हैं तो यहाँ पे रेड वाला और ब्लैक दोनों का प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ पे हाइब्रिड बन गया, यहाँ पे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, जो कि एक नए प्लांट पे फिर ग्रो कर सकता है। इस हाइब्रिड को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या हो गया तुम्हारा, 2 अलग अलग प्लांट का सेल को लेके उसके सेल वॉल को हटा दिया गया, तो क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। 2 डिफरेंट प्लांट का प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया गया, 2 डिफरेंट प्लांट के सेल, 2 डिफरेंट प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया गया। इसे क्या बोल दिया हमने, इसको, इस प्रोसेस को बोल दिया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी से तुम्हारा एक बना तुम्हारा प्लांट जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें क्या किया गया था कि प्रोटोप्लास्ट मतलब समझ रहे हो, प्लांट सेल से, देखो ये भी क्वेश्चन आता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल से हम माइनस सेल वॉल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल जिसमें कि सेल वॉल नहीं है, माइनस कर दिया हमने, तो ये क्या बढ़ा, प्रोटोप्लास्ट। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कैसा एक तैयार भी किया प्रोडक्ट, इसमें क्या किया गया था कि टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट, पोटैटो मतलब आलू और टोमेटो मतलब टमाटर, दोनों को फ्यूज करके एक नया बनाया गया, जिसको बोलते हैं पोमैटो। पोटैटोस हो गया पीओ, पोटैटो का ले लिया, एंड टोमेटो का क्या ले लिया, लास्ट वाला, किसी का आगे किसी के पीछे, हेड एंड टेल लेके बना दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पीओ इसका हो गया,
एंड टोमेटो का क्या होगा, MATO, MATO। तो पोटैटो का PO लिया और टोमेटो का मैटो लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हम कैरेक्टर चाह रहे थे साइंटिस्ट, वो इस प्लांट में नहीं आया, समझे। नहीं तो फिर टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं होती ना, आलू एक ही ले लेते टोमेटो, तो तुम्हारा टमाटर का भी वो काम कर देता। आलू में ही टमाटो का भी प्रॉपर्टी आ जाता। जब टमाटर महंगा हो जाता है तो टमाटर नहीं खरीदते हैं लोग, कम खरीदते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी आ जाए। समझ में आई बात ना। तो चलो हमने ये कुछ देख लिया, ये पार्ट है, ये नया पार्ट ऐड किया है नया NCERT में, अभी ये नया वाले एडिशन में, जो कि एक पार्ट ऑलरेडी था पढ़ना, लेकिन दूसरे चैप्टर में था, स्ट्रेटेजी फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसका एक पार्ट टिश्यू कल्चर को इसमें ऐड कर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वर्ड बताया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, सिंपली तुमको पता चल रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन को हम लोग ऑल्टर कर चुके हैं किसी भी तरीके से। जैसे मान लो कोई प्लांट है, तो इस प्लांट में हम लोग बैक्टीरिया का जीन डाल दिए, प्लांट में बैक्टीरिया का जीन डाल दिए, तो उस प्लांट का जो ओरिजिनल जीन क्या होगा, ऑल्टर हो गया ना, चेंज हो गया ना। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को हम लोग ऑल्टर कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMO या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी। ट्रांसजेनिक, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म रखेंगे, यहाँ पे वर्ड ऑर्गेनिज्म। समझा रही बात। अब देखो, अब यहाँ पर अगर ये प्लांट है तो क्या बोल देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ऑर्गेनिज्म बट हटा दिए, या ट्रांसजेनिक प्लांट। बैक्टीरिया होगा तो सिमिलरली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हट को आ जाएगा। एनिमल है तो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। समझ आ गई बात। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो देखो इसका कुछ यूजफुल हमारा हमें कुछ बेनिफिट होगा तभी तो करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने से। तो देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, मैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दिस लेसन, just I am trying to explain the important points. You have to extract the important points for the NEET, which is generally mostly asked in the previous have already been asked in the previous examination. So I am trying to just emphasize the important point from this chapter. So this is one of the most important point. From all these points, this is one of the most important. Enhanced nutritional value of the food, that is the golden rice. तो देखो फूड का वैल्यू का, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहेंस कर दिया गया, मतलब इनहेंस मतलब बढ़ा दिया गया। तो कौन से फूड का, राइस का, तो एक बेटर क्वालिटी हो गया राइस का, इसे हमने क्या बोला, गोल्डन राइस। तो अब भैया इस गोल्डन राइस में क्या ऐसा कैरेक्टर आ गया जिसे हम गोल्डन बोल दिए, क्या ये इसमें कुछ सोना वगैरह लगा दिए कि गोल्डन हो गया वो, या कोई कलर कर दिया गोल्डन कलर का तो गोल्डन हो गया, नहीं। इसमें विटामिन ए का कंटेंट हमने बढ़ा दिया। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्डन राइस में क्या है, क्या इनरिच्ड है, तो विटामिन ए इनरिच राइस को हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं। क्योंकि जनरली मेल न्यूट्रिशन जो होता है, तो हमारा स्टेपल फूड राइस और व्हीट ही है। तो मेल न्यूट्रिशन जहाँ पे होता है पॉवर्टी लाइन में, तुम जानते हो, जहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उन्हें जो मिनरल्स विटामिन्स मिलना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू नहीं मिल पाता। उनका स्टेपल फूड क्या है, व्हीट एंड राइस है। तो राइस में हम लोग विटामिन से डाल दिया, क्योंकि विटामिन ए की कमी से होती है, तुम्हें पता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो मोस्ट कॉमन है तुम्हारा इंडिया में, क्योंकि वहाँ पे विटामिन की कमी होती है। तो यहाँ पे इस राइस को में क्या कर दिया, हमें विटामिन ए करके इसको इन्हेंस कर दिया गया। गॉट इट। तो चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम लोग अपने नोट कर लेना। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा तुम्हारा, वो रहा तुम्हारा बैक्टीरिया का जीन हमने किस में डाला, प्लांट में डाला, जैसे कॉटन में डाला। तो अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पर क्या प्रोसेस है, तुम ऑलरेडी जानते होगे, मैं जानता हूँ कि तुम लोग पढ़ चुके होगे इसे, तो जस्ट मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीटी जो शॉर्ट टर्म है वो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस।
तो देखो यहाँ पे बी क्या, जो यहाँ पे मैं एरो मार रहा हूँ बी फॉर बैसिलस, ये इसका जीनस है। एंड थ्यूरिनजेनेसिस जो है वो इसका स्पीसीज है, बैक्टीरिया थ्यूरिनजेनेसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं बीटी। तो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाता है, इस टॉक्सिन्स का नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन्स। ठीक है, अब ये बीटी टॉक्सिन्स का यूज कहाँ पे हो रहा है, तो बीटी टॉक्सिन जीन्स को क्लोन किया गया बैक्टीरिया का और इसको प्लांट में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो टॉक्सिन है वो इसका प्रॉपर्टी है इंसेक्ट्स को किल करना। किसको किल करना है? इंसेक्ट्स को, मतलब वो इंसेक्टिसाइड्स है या पेस्टिसाइड्स है। जैसे मान लो हम लोग कुछ फ्लावर वगैरह फूल लगाते हैं तो कीड़ा लगता है तो क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे क्या केमिकल है, लेकिन ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है तुम्हारे ऑर्गेनिज्म से, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स। बायो मीन्स ये पेस्टिसाइड्स है, लेकिन इसका सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बायो मत मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया सोर्स है, इससे एक प्रोटीन निकल रहा है जो क्या है, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज हो रहा है या इंसेक्ट्स को किल कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को जरूरत नहीं है। अगर हमने ये जीन प्लांट का, ये बैक्टीरिया का जीन प्लांट में इंसर्ट कर दिया तो दैट पर्टिकुलर प्लांट बिकम रेजिस्टेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, सॉरी फ्रॉम इंसेक्ट्स, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। वो प्लांट इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो जाएगा। जिस प्लांट में डालेंगे वो प्लांट में अब कीड़ा नहीं लगेगा, तो अब हमें इंसेक्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इसका यूज कहाँ हुआ, तो अभी हमने देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे नोट कर लेना है कि ये हमने ये जो बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बीटी टॉक्सिन्स का जो जीन है वो हमने किस किस प्लांट में डाला है, तो बीटी कॉटन में डाला, इसलिए इसके पहले नाम क्या रख दिया, बीटी। कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, इतने हमने प्लांट्स में बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस वाला बीटी वाला जीन डाल के हम लोग उस प्लांट को क्या कर दिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हुआ ना, या ट्रांसजेनिक प्लांट हुआ ना, क्योंकि इस प्लांट में अपना जीन के अलावा फॉरेन जीन भी है। फॉरेन जीन किसका, दूसरे का, पराया का। वो पराया कौन है, बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट अलग है, बैक्टीरिया अलग कैटेगरी का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं तुम्हें कि देखो ये बीटी कॉटन जो हो गया, सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैक्टीरिया का है, प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स का तुमको नाम याद करना है कि कौन कौन से इंसेक्ट्स पे वो किल कर सकता था, लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, किलोप्टेरॉन्स, बिटल्स एंड डायप्टेरन्स में फ्लाइज मॉस्किटो, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो अपने लाइफ टाइम के दौरान एक क्रिस्टल बनाता है, प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है। ठीक है, जिसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। देखो वह प्रोटीन जो वो इंसेक्ट्स को मार रहा है, किसका प्रोटीन, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है जो क्रिस्टल फॉर्म में है। तो अब बात यह आ रही है कि यह प्रोटीन, बैक्टीरिया का प्रोटीन, इंसेक्ट्स को तो किल कर रहा है, लेकिन वह बैक्टीरिया को क्यों नहीं अफेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाई दिस टॉक्सिन डज नॉट किल द बैसिलस, मतलब बैक्टीरिया। तो एक्चुअली बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में बैक्टीरिया में रहता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है तो इनएक्टिव फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। मतलब इनएक्टिव फॉर्म टॉक्सिन जो है, इनएक्टिव टॉक्सिन्स, वो एक्टिव कब होगा, जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा। क्यों होगा, इसका भी कारण है, क्योंकि इंसेक्ट्स का गट का जो पीएच होता है, इंसेक्ट्स के गट का पीएच अल्कलाइन हो जाता है गट का, जिसके चलते देखो भी इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया में यह प्रोटीन इनएक्टिव है, लेकिन यही प्रोटीन इंसेक्ट्स में एक्टिव हो जाता है। क्यों, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, जिसके चलते ये जो क्रिस्टल जो था वो सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ जाएगा, और जो अब जब ये एक्टिव हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, जो कि मिड गट के सरफेस पे बाइंड कर जाता है और वहां पे इसको डैमेज कर देता है। क्रिएट पोर दैट कॉज द स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। मतलब मिड गट मींस
गट का पार्ट होता है फोर गट, मिड गट, हिंड गट इंसेक्ट्स का। तो इसके मिड गट में कहाँ पे याद रखना, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, मिड गट में, मिड गट में, मिड गट के इपिथेलियम में। देखो यहाँ पे चेंज कर देगा ऑप्शन तुम्हें, फोर गट कर देगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब सारा सही देगा, स्टेटमेंट दो दे दिया ऐसा रीजन टाइप का। ठीक है, जस्ट इसको मिड गट को चेंज करके क्या कर दिया, फोर गट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का लाइन इसी पे ध्यान देना हमें। तो मिड गट के बाइंड करता है एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्यों एक्टिवेट हुआ हमने बता दिया कि जैसे ही इस प्रोटीन को इंसेक्ट इंजेस्ट किया तो इंसेक्ट्स का जो गट का पीएच अल्कलाइन है, इस अल्कलाइन नेचर के चलते वहाँ पे टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में बदल गया। तो ये प्रोटॉक्सिन से, प्रोटॉक्सिन से मतलब इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिव फॉर्म है। देखो तो यहाँ पे वर्ड लगा ना, प्रो मीन्स इनएक्टिव, ये टॉक्सिन हो गया मतलब एक्टिव फॉर्म में आ गया, ये टॉक्सिन एक्टिव हो गया। क्यों, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। मान लो ही पूछ देगा कि प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन्स में इंसेक्ट्स में क्यों हो रहा है, मतलब इनएक्टिव एक्टिव क्यों हो रहा है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे अल्कलाइन कर दिया, न्यूट्रल कर दिया या बोथ कर दिया तो यहाँ पे अल्कलाइन हो जाएगा। गॉट इट, चलो समझ गए। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे दूसरा चीज कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी इसका जीन किसी में भी डाल सकते हैं। देखो तो specific BT toxin gene, तो स्पेसिफिक क्या वर्ड है, इस पर ध्यान देना। वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज द कॉटन, एग्जांपल दिया है। तो चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा एक निकल रहा है। यहाँ पे अगर नॉन स्पेसिफिक कर देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो ग्रुप टॉक्सिन से वो इंसेक्ट्स के एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही स्पेसिफिक है, मतलब पर्टिकुलर इंसेक्ट को किल करता है, ऐसा नहीं कि हर एक को किल कर देगा। ठीक है, अब इसे देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन नेम्ड CRY1AC। अब ये जीन का नाम है जिसे हम बोलते हैं क्राई। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन CRY1AC, ये सेम चीज है, एंड CRY क्राई 2AB कंट्रोल द कॉटन वॉलवॉर्म। तो देखो ये जो है, ये किसको, ये जो है CRY1AC, ये जो जीन है, ये जो जीन प्रोटीन कोड करेगा वो किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉटन वॉलवॉर्म को। मतलब देखो यहाँ पे इन्फेक्शन लग गया, कॉटन का ये है, ये वाली यहाँ पे इन्फेक्शन लग गया इंसेक्ट्स का, तो ऊपर में कॉटन क्या है, कॉटन सीड सरफेस फाइबर है, सीड के ऊपर होने वाला फाइबर है जो हम निकालते हैं। तो इस सीड फाइबर को पूरा वो गिरा दिया, तो क्या बच गया, केवल सीड बन के बच गया, और वो हेल्दी है जिसमें हमने बीटी कॉटन बनाया है। ये सिंपल कॉटन है का एक सीड लिया है और एक ये बीटी कॉटन वाला सीड है। देखो यहाँ पे पूरा कॉटन मीन सुई लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या याद रखना तुम्हें, ये कि जीन CRY1AC ये जो जीन है, ये जो प्रोटीन कोड करेगा तो कॉटन वॉलवॉर्म को कंट्रोल करेगा, और CRY1AB जो है ये तुमको किसको कंट्रोल करेगा, कॉर्न बोरर को। तो CRY1AC एंड CRY1B कंट्रोल द कॉटन वॉलवॉर्म, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे CRY2AB, ये कॉटन वॉलवॉर्म को कंट्रोल करेगा। और देखो यहाँ पर 2 की जगह क्या कर दिया, जस्ट 1 कर दिया है, दूसरा जीन है, ये किसको करेगा, कॉर्न बोरर को। कॉर्न मतलब मक्का जो होता है, मकई, उसमें इन्फेक्शन होता है, इसको ये कंट्रोल करेगा। मतलब मकई में जो इंसेक्ट्स, मेज में जो इंसेक्ट लग रहा है उसको ये बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का ये जीन कंट्रोल करेगा कॉर्न बोरर को। ओके, देखो यहाँ पे फिगर भी दिया है, कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय द वोलवर्म्स एंड फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। क्लियर हो गई बात। तो ये तुम्हारा था किसका, बीटी कॉटन के बारे में। अब देखो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना रहे हैं, एक तो और आता तुम्हारा वर्ड RNAi। तो इसका कुछ 2-3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस,
आरएनए को इंटरफेरेंस कर दिया गया। यह एक प्रोसेस है जो कि यूकैरियोटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस है। तो दूसरा पॉइंट कि आरएनए आई किस ऑर्गेनिज्म का, तो देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, प्रोकैरियोटिक का नहीं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ये सेलुलर डिफेंस का मेथड है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि आरएनए आई है क्या। अब देखो यहाँ पर दूसरा में आते हैं हम लोग ऊपर में कि एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलियोडोगाइन इनकॉग्निसिया। मेलियोडोगाइन इनकॉग्निसिया वो किसको इन्फेक्ट करता है, वो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ द टोबैको प्लांट और उसको डैमेज करता है। रूट को डैमेज करेगा तो जो टोबैको का यील्ड है वो कम हो जाएगा। तो इसी को ठीक करने के लिए एक तरीका डेवलप किया गया, वो है आरएनएआई। तो यहाँ पर देखो ये जो आरएनएआई जो डेवलप हुआ वो कहाँ पे रिसर्च हुआ इसका, या कहाँ शुरुआत हुई, तो नेमेटोड जो एक वर्म है इसका नाम है मेलियोडोगाइन इनकॉग्निसिया, जो टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, जिसके चलते टोबैको का रिडक्शन कम हो जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए मेथड डेवलप किया गया। ठीक है, आरएनएआई का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि डीएनए है। डीएनए से क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। दिस इज द प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए मैसेंजर आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आना चाहिए, तभी वो प्रोटीन को कोड करेगा, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, मैसेंजर आरएनए को डबल कर दिए, मतलब इसका कंप्लीमेंट्री बना के डबल स्टैंड कर दिए। तो जब डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए हो जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। इसी प्रोसेस पे काम कर रहा है टोटल। ठीक है, किसको किसको हम लोग साइलेंस कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए को। तो यहाँ पे लिखा है मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग और स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए। तो आरएनएआई इंटरफेरेंस में कौन से आरएनए को इंटरफेयर कर रहा है, मैसेंजर आरएनए को। कैसे कर रहा है कि मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनने के लिए इसे इट शुड बी इन द सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मैसेंजर आरएनए को डबल स्टैंडर्ड कर दिया। नॉट दैट मैसेंजर आरएनए इज नॉट एबल टू go for the process of translation, means it will not form the protein, simply है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें क्या कर दिया है, साइलेंसिंग कर दिया है। अब जो कंप्लीमेंट्री आरएनए, जो मैसेंजर का कंप्लीमेंट्री आरएनए, वो क्या हो सकता है तुम्हारा, कंप्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन बाय द वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसको ट्रांसपोजन्स भी बोलते हैं, दैट रेप्लिकेट बाय द आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सेम चीज दिया है कि मैसेंजर आरएनए को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस नहीं होने देना है। तो जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो पैरासाइट का जो इन्फेक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका प्रोटीन नहीं बनेगा वहाँ पे। ठीक है, इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। तो ये फिगर भी याद रखना है तुम्हें। रूट्स ऑफ द टिपिकल कंट्रोल प्लांट ए है, एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स रूट 5 days आफ्टर द डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ द नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू द नोवल मैकेनिज्म। तो ये एग्रीकल्चर का 2 एप्लीकेशन था। अब मैं आ रहा हूँ मेडिसिन पे कि मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो मेडिसिन में है तुम्हारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब तुमको पता है ना कि जब किसी को बीमारी हो जाती है डायबिटिक की, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2, जिसे हम लोग एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, तो उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं मिला तो क्या होगा, इसको ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारा बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है उसको डैमेज करेगा, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, तो सब बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे हम लोग इंसुलिन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटेड कैटल एंड द पिग्स। लेकिन जो दूसरे सोर्स ऑफ एनिमल से हम लोग ये जो एक्सट्रैक्ट करते थे इंसुलिन, वो इंसुलिन क्या करता था, जनरली एलर्जी वगैरह या दूसरा टाइप का रिएक्शंस करता था फॉरेन पार्टिकल से हमारा बॉडी। अब देखो इंसुलिन में होता क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, तुम जानते हो कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो क्या चीज़ का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड बी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, चेन ए और चेन बी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से इंसुलिन बना रहता है, जो लिंक टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। फिगर हम लोग देखेंगे, भी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो 2 होते हैं शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, और दोनों चेन एक दूसरे से जुड़ा रहता है कौन से, डाइसल्फाइड ब्रिज से। डाइसल्फाइड ब्रिज समझते हो,
डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना, मतलब जो प्रोटीन है, ये क्या हुआ, प्रोटीन है ना। अब प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, प्रोटीन तो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो जब दो एमिनो एसिड जिसमें सल्फर होता है तो आमने सामने आता है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कितने होते हैं पता है तुम लोग को, बताना या याद करना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बायोमॉलिक्यूल्स की पार्ट है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड से ही आमने सामने आने से डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्रिएशन होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिगर दिखाया है, दिस इज द ए पेप्टाइड एंड दिस इज द बी पेप्टाइड। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाली, ये जो ब्लू कलर वाली है वो है ए पेप्टाइड, दिस इज ए, और ग्रीन कलर वाली है बी पेप्टाइड, अब बीच में जो है यह है सी पेप्टाइड। तो हमारे नॉर्मल बॉडी में जब इंसुलिन बन रहा होता है नॉर्मली, तो उसमें वो इंसुलिन में 3 पेप्टाइड का बना होता है, ए बी सी। देखो 2 पेप्टाइड कब होता है, जब फंक्शनल यूनिट होता है, सॉरी इंसुलिन होता है। तो ये इंसुलिन पहले हमारे बॉडी में प्रो इंसुलिन के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, प्रो इंसुलिन, जस्ट लाइक द प्रो हार्मोन की तरह। तो इन मैमल्स में देखो प्रो हार्मोन जैसे प्रो इंजाइम की तरह। तो इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन, जैसे प्रो इंजाइम होता है, जैसे पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द इंजाइम है, प्रो इंजाइम है। उसी तरह से ये हार्मोन भी पहले क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म है, जिसे हम बोलते हैं प्रो हार्मोन। जब इसकी ज़रूरत होती है तो इसका प्रोसेसिंग होता है, इसमें से सी पेप्टाइड हट जाएगा, यहाँ से ये सी पेप्टाइड कट जाएगा, देखो यहाँ से कट जाएगा, हट जाएगा, देखो ये हट गया, फ्री सी पेप्टाइड हो गया। और ये दोनों जो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड ऑलरेडी क्या देखो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, अरे ये क्या है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ए पेप्टाइड में, देखो ये वाली, देखो यहाँ पे भी फिगर पे भी थोड़ा ध्यान देना, डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे कितना 1 है, 1 है इसमें ए पेप्टाइड में। और ए और बी के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है, देखो यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ये भी क्वेश्चन जनरली कभी कभी आता है। तो यहाँ पे 2 है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, किसके, ए और बी के बीच में, ए और बी पेप्टाइड के बीच में, ठीक है। तब देखो ये क्या है, इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा, जब ये यहाँ से सी निकल जाएगा, तो फ्री से पेप्टाइड हो गया तो एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कहता है यहाँ पे कि द प्रो हार्मोन also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone, तो which contain an extra stage called the C-peptide। तो अब ये पूछ देगा मान लो कि कौन से पेप्टाइड के चलते, ड्यू टू which पेप्टाइड द हार्मोन इंसुलिन एग्जिस्ट एज द प्रो हार्मोन। ऑप्शन दे देगा ए फर्स्ट, सेकेंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, डी है नहीं लेकिन दे सकता है। तो कौन सा हो गया पेप्टाइड सी, सी पेप्टाइड के चलते दैट दिस हार्मोन रिमेन्स इन द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब ये सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, देखो मैच्योर इंसुलिन ये वाली है, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं है, देखो ये मैच्योर इंसुलिन का फिगर है ये वाली। तो मैच्योर इंसुलिन कितने पेप्टाइड का बना है, जस्ट 2। तो मैच्योर इंसुलिन इज ओनली मेड अप ऑफ 2 पेप्टाइड, दैट इज ए एंड बी। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। एंड दैट सी पेप्टाइड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन या प्रो हार्मोन इनटू हार्मोन। यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब चैलेंजेस क्या है साइंटिस्ट के पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के थ्रू इंसुलिन हार्मोन बना रहे हैं। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन बताया हमने बताया कि नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में इंजाइम की तरह हार्मोन भी, इंसुलिन हार्मोन भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसे हम प्रो हार्मोन बोलते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्टेजेस है पेप्टाइड का, दैट इज द सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड हट जाएगा, ऑलरेडी दो ए और बी पेप्टाइड रहेगा, दैट बिकम्स अ फंक्शनल या मैच्योर इंसुलिन। लेकिन अब चैलेंज क्या आया, चैलेंज आया साइंटिस्ट के सामने में कि ये कैसे बनाया जाए। तो देखो ये द मेन चैलेंजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA techniques, means recombinant DNA techniques, was getting insulin assembled into a mature form. So in 1983, it is the name of the company, Eli Lilly,
an American company prepared 2 sequences corresponding to A and B chain of the human insulin. देखो यहाँ पहले उन्होंने 2 DNA का सीक्वेंस बनाया, क्योंकि तुम पढ़े हो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि DNA से क्या बनता है, मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. मीन्स हम ये बोल सकते हैं, जिसको जेनेटिक कोड बोलते हैं, कि जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो क्रॉसपॉन्ड करेगा DNA से, जो बेस सीक्वेंस है, जो कोडॉन के फॉर्म में मैसेंजर आने में आएगा, और 1 कोडॉन क्या करता है, 1 एमिनो एसिड को कोड करता है. तो उन्होंने पहले क्या बनाया, 2 DNA का सीक्वेंस बनाया. क्या बनाया, 2 DNA का सीक्वेंस बनाया corresponding to the A and B chain of human insulin. एंड बनाने के बाद में इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया, इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई. देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि इस DNA सीक्वेंस को किसके प्लाज्मिड में डाला, ई कोलाई में. तो अब ई कोलाई में क्या हो जाएगा, ये DNA डालने से फिर वही जो बताया हमने कि DNA से मैसेंजर आने से प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन तो इंसुलिन बन गया. तो अलग अलग ई कोलाई में डाला तो अलग अलग चेन बना, चेन A एंड B वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली. तो अलग अलग बैक्टीरिया का यूज किया गया, दोनों से निकाला गया, और इसको फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ के एक मैच्योर इंसुलिन ह्यूमन का बना दिया गया. समझ में आई बात. तो डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारा इंसुलिन का ये पेप्टाइड चेन नहीं बना, इसके पहले क्या किया, DNA लिया, क्योंकि DNA ही ना बनाएगा प्रोटीन, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन कैसे चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है. एंड प्रोटीन इज ए चेन ऑफ, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. बायोमॉलिक्यूल्स को जस्ट रिकॉल कर लेना, जानते हो तुम लोग, ऑलरेडी सब जानते होगे, सब बहुत बेसिक चीज़ है. इसलिए उन्होंने क्या लिया, DNA का सीक्वेंस लिया, DNA से मैसेंजर बनेगा, मैसेंजर से इंसुलिन बन गया, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करके अलग अलग बनाया. फिर यहाँ पे देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करके दोनों को क्या कर दिया, इस A और B को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, फंक्शनल बन गया. तो पहला जो इंसुलिन बना इस तरह से, इसका उन्होंने नाम क्या रखा था, ह्यूमुलिन. ये भी एक आता है, वर्ड आता है, तुम ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ. ह्यूमुलिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से इली कंपनी जो इंसुलिन बनाया, इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, ह्यूमुलिन. ठीक है. तो ह्यूमुलिन इज ए क्या होगा बताओ, rDNA प्रोडक्ट किसका, इंसुलिन का. इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट DNA का प्रोडक्ट का नाम को हमने क्या बोल दिया, ह्यूमुलिन. गॉट इट. अब देखो दूसरा जीन थेरेपी. जीन थेरेपी मतलब अब हम लोग जीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जीन में कुछ गड़बड़ी आ गई. ठीक है. तो क्या गड़बड़ी आ गई भैया जीन में यहाँ पे, तो देखो किसी पर्सन जो हेरिडिटेड, मतलब वो बाय बर्थ ही वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, तो जीन थेरेपी के थ्रू इस पर्सन को हम जीन को करेक्ट करते हैं. तो सिंपली जीन थेरेपी मतलब समझ गए, मतलब क्या था, जो डिफेक्टिव जीन था इसको रिप्लेस करके नॉर्मल जीन ला दिया, दैट इज अ जीन थेरेपी. सिंपल एक प्रोसेस के एक वर्ड में, कि वो जीन डिफेक्टिव है उसको हटा दिया, वहाँ पे हमने करेक्ट जीन डाल दिया, दैट इज द जीन थेरेपी. तो देखो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जीन थेरेपी, सॉरी आगे लाइन, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, यही बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसको दिया गया था, वॉज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ एक इंजाइम की कमी थी इस गर्ल में. उस इंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी. ये इंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ADA इंजाइम, बहुत फेमस है ये सब नीट का हॉट क्वेश्चन है, ADA इंजाइम. ये इंजाइम भी क्या चीज़ का बनाता है, प्रोटीन का. अब प्रोटीन किससे बनता है, DNA से, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. तो DNA में कहीं पे गड़बड़ी आ गई, DNA मतलब जीन में गड़बड़ी आ गई, तो इसी जीन को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे. तो यहाँ पे ADA का डिफिशियंसी, मतलब ADA है ही नहीं वहाँ पे, और ये इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम को ठीक से प्रॉपरली वर्क करने के लिए. दिस इंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. जब ये इंजाइम की डिफिशियंसी रहती है किसी पर्सन में, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या हो गया, नहीं काम करेगा. क्यों नहीं काम करेगा, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूँ तुम, यहाँ पे T सेल नहीं बनता है. T सेल पढ़े हो, 3 तरह का हमने बताया था हीमोथैलेसी डिजीज में, वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा. किलर T सेल, हेल्पर T सेल एंड सप्रेसर T सेल. तो यहाँ पर T सेल बनता ही नहीं है, और T सेल ही बी सेल को हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में. तो एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी रहेगा ही नहीं. इस डिजीज को जिसमें ADA की कमी होती है, इसे हम बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, SCID.
ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जीन किसी कारण से डिलीट हो गया। डिलीट मतलब हमारे डीएनए में ये जीन होना चाहिए, ये हमारे क्रोमोसोम में ये जीन होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से ये जो जीन है, मान लो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये पार्ट है जो एडीए एंजाइम बना रहा था, तो ये डिलीट हो गया, ये पार्ट डिलीट हो गया। तो जब डिलीट हो गया तो ये जीन ही डिलीट हो गया, तो एंजाइम या प्रोटीन नहीं बन पाया। सिंपल सा प्रोसेस है। तो एडीए का डिफिशियंसी का मेन कारण क्या है? देखो यहाँ पर मेन कारण है डिलीशन। इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। वो 4 तरह का होता है: एडिशन, डिलीशन, इन्वर्सन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इसमें डिलीशन प्रोसेस है। देखो यहाँ पर एडिशन अगर कर देगा तो ये गलत हो जाएगा, इन्वर्सन कर देगा तो गलत हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो देखो तुमको इस सबको पॉइंट को पकड़ना है। तो देखो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दिया गया? तो 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी थी। देखो ये भी एंजाइम का नाम चेंज कर देगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये एंजाइम का फंक्शन बता रहा है कि इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि ये एंजाइम क्यों नहीं बना उस बच्चे में? क्योंकि उस बच्ची में ये जो जीन था जो एंजाइम बना रहा था वो डिलीट हो गया। समझ में आई बात? तो अब देखो, अब दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि यहाँ पर टी सेल का गड़बड़ी है इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। इन अदर्स इट बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम को रिप्लेस करते रहेंगे, एंजाइम डालते रहेंगे एडीए, तब एंजाइम डालेंगे तो इम्यून सिस्टम फिर से काम करना स्टार्ट करेगा। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। लेकिन दोनों में ये कंप्लीटली क्योर नहीं होगा। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीन थेरेपी, lymphocytes from the blood of the patient are grown in the culture outside the body and functional ADA या cDNA using a retroviral vector। हमने कल बताया था कि रेट्रोवायरल वेक्टर से हम लोग जो फंक्शनल जीन है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट में। तो कोई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि रेट्रोवायरस हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो हम क्या करते हैं उस रेट्रोवायरस को मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब हार्मलेस बना लेते हैं। रेट्रोवायरस जो हार्मफुल था उसे हमने हार्मलेस बना लिया। जो तुम मेरे पिछले वाली वीडियो देखना मैक्रोस वाली, ये सॉरी बायोटेक की फर्स्ट पार्ट वाली एमसीक्यू, इसमें हमने बताया है कि इसके पास आर्म है, पिस्टल है या चाकू है, किसके पास में? रेट्रोवायरस के पास में। तो इसको हमने छीन लिया, तभी तो हार्मलेस हुआ वो। तो हार्मलेस के मॉडिफाइड कर दिया। तो फंक्शनल ADNA या cDNA यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर is then introduced into these lymphocytes which are subsequently treated to the patient. However, लेकिन अब यहाँ भी और चक्कर है कि ये सेल भी इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट WBC का लाइफ स्पैन होता है, कितना होता है तुम्हें पता है, हमने बताया है। तो पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। तो अब परमानेंट प्रॉब्लम भैया क्या है? तो परमानेंट प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग मैरो सेल से जीन को आइसोलेट कर लें, अच्छा जीन को आइसोलेट कर लें जो कि एडीए बना रहा है, अगर इसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर हमें शक है कि जो बच्चा वुड बी बॉर्न बेबी है उससे प्रॉब्लम होने वाला है, कुछ किसी कारण से स्कैनिंग करके हमें पता चल गया, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम लोग जीन को हम लोग आइसोलेट किए मैरो सेल से, इसको हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। तो देखो जितना भी क्योर था वो सारा टेम्पररी है, एक ही परमानेंट क्योर यहाँ पे आ रहा है कि इफ the gene isolate from the marrow cell producing ADA is introduced into early embryonic stage, this is the permanent cure। तो भी इंपॉर्टेंट आता है कि जीन थेरेपी में ADA वाले में परमानेंट क्योर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन पूछ देगा, दे देगा, इसमें से पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा परमानेंट क्योर की तरफ है। गॉट इट? ये पॉइंट तुम्हें मैं बता रहा हूँ स्टार्ट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत रहती है। एंड PYQ में तो देखोगे ये बहुत बार ये पूछा गया है घुमा फिरा के। कभी कुछ पूछ दिया कि फंक्शनल एडीए को कहाँ डालेंगे, तो देखो लिम्फोसाइट में डालेंगे कि RBC में डालेंगे कि प्लेटलेट में डालेंगे, तो लिम्फोसाइट में डालेंगे। किसको यूज़ करेंगे? तो रेट्रोवायरल को यूज़ करेंगे वेक्टर में। ठीक है, लेकिन ये अब तुमको ये पूछेगा
कि ये सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं है, इसमें पीरियोडिक रिविजन करना पड़ता है क्योंकि लिम्फोसाइट्स का लाइफ क्या है, स्पैन है अपना, कुछ लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो परमानेंट क्यूर ये हो गया, समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दिया गया 4 ईयर ओल्ड गर्ल को एडीए के डिफिशियंसी के चलते, और ये एडीए जरूरी है इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। ओके, गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिपीट कर दिया दोबारा, अच्छे से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी कोई बीमारी हो गया, तो बीमारी हो गया तो इसको हमें टेस्ट भी करानी है। तो कुछ ऐसा डिजीज होता है जिसे हम अर्ली डिटेक्शन बाय सिंपल यूरिन और सीरम से नहीं कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड दिया अर्ली डिटेक्शन। हमें शक हो गई कि किसी को इन्फेक्शन हो चुका, अब इन्फेक्शन तो हो चुका, तो हम इस पे जितना जल्दी वर्कआउट करके हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेंगे तो उतना बेटर है ना, बेटर मैनेजमेंट है। तो सिंपली हम अर्ली डिटेक्शन सिंपल यूरिन या ब्लड टेस्ट से नहीं कर सकते हैं। ब्लड का यहाँ पर हम लोग सीरम बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट बोल दिया तो समझने के लिए बोलचाल की भाषा में, कि अगर हमें किसी बीमारी की अर्ली डिटेक्शन करनी हो तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट और यूरिन का टेस्ट काम नहीं करता है। तो फिर क्या ऑप्शन है भाई, तो यहाँ पर है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जैसे देखो लिखा है यहाँ पे कि यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Using conventional method of diagnosis, conventional मतलब जो पुराना चलता आ रहा है, सीरम मतलब ब्लड and urine analysis etc. early detection is not possible. हमने क्या बताया तुम्हें, यही हमने बताया कि किसी की इन्फेक्शन हो गई तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट में आ चुका है बच्चों, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कन्वेंशनल मेथड से डायग्नोसिस का, जिसको ब्लड और यूरिन एनालिसिस, इसमें हम लोग अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें कितना टेक्निक है, 4। कौन कौन सा, पहले RDNA टेक्नोलॉजीज, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज फर्स्ट, सेकेंड PCR, एंड थर्ड इज द ELISA टेस्ट। थर्ड some of the technique that serve the purpose of early diagnosis. तो देखो ऑप्शन में तुम्हारा ही दे देगा कि किस से हम लोग अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, थर्ड ऑप्शन PCR, फोर्थ ऑप्शन ELISA। अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते, नो पर ध्यान देना, नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते तो मतलब क्या हो गया तुम्हारा, इससे सीरम यूरिन से नहीं कर सकते तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब पूछेगा कि अब ये दे दिया तुम्हें, इस ऑप्शन दे दिया कि हमें डायग्नोसिस करना है, इसमें चारों का नाम दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। अब पूछ देगा कि इसमें से कितना मेथड से हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन ए में रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3 एंड डी में रहेगा 4। तो कितने तरीके से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, 3, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें चारों का नाम रहेगा, दे देगा किसी को इन्फेक्शन हो गया है, ये सब टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, ये सब टेस्ट का नाम है, तो बताओ कितने टेस्ट से हम अर्ली डिटेक्शन पता कर सकते हो। तो 3 टेस्ट है यहाँ पे, RDNA, PCR एंड ELISA। क्लियर हो गई बात, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे presence of pathogen, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogen produces a disease symptoms. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. तो मान लो एड्स वगैरह हो गया, ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा क्योंकि इसका इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है। However, very low concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not visible. मतलब अभी हमें सिम्टम्स नहीं आई है, तभी तो हम और शक हो गया कि एड्स है। ठीक है, तो फिर कौन सा टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी में उस बैक्टीरिया या वायरस का कंसंट्रेशन बहुत कम है, अभी सिम्टम्स भी नहीं आया है। तो इसके टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, PCR, जो हमने कल बताया था। तो PCR इज नॉट रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन द सस्पेक्टेड 8%। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया।
अब देखो ये 4 जो था 3 मॉलिक्यूलर डिजीज तो है ही, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डिजीज नहीं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस तो 3 मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है तुम्हारा, पहला आरडीएनए, सेकंड पीसीआर एंड थर्ड इलाइजा। लेकिन एड्स के लिए सस्पेक्टेड 8% में एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए इस तीनों में किसका यूज करते हैं? आरडीएनए, पीसीआर एंड इलाइजा। अब सस्पेक्टेड 8% है, इसमें हमें एचआईवी डिटेक्ट करनी है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? पीसीआर, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्या करता है कि सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में भी किसी अभी कोई किसी का कोई पर्सन है वो इससे हमें लग रहा है कि वो कैंसर का पेशेंट हो सकता है या कैंसर इसमें है, तो इसका भी टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मतलब कैंसर हो रहा तो इसके जीन में म्यूटेशन हो गया, पेशेंट के जीन में म्यूटेशन हो गया है, तो डिटेक्ट म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में हम लोग कैंसर पेशेंट में भी इस चीज़ का यूज करते हैं। तो 2 डिजीज का नाम बताया, एचआईवी का, एड्स का, कि अगर एड्स सस्पेक्टेड है तो इसमें लोग पीसीआर यूज करेंगे। कैंसर पेशेंट है तो उसका जीन म्यूटेशन हो गया है, तो जीन म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसको भी टेस्ट करने के लिए हम पीसीआर का यूज करेंगे। और भी अब बहुत पावरफुल टेक्निक है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो पता करते हैं इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोब, जो हमने बताया था प्रोब, दिस इज द प्रोब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने कल बताया था प्रोब। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, यहाँ पे तो कंडीशन हो गया 2 चीज़, फिर प्रोब होने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जनरली डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए, और आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड जनरली रहता ही है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा है कि इसमें टैगिंग किया गया है एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का, इसे हम प्रोब बोलते हैं। ये नॉर्मल होता है, इसका सीक्वेंस नॉर्मल होता है। ऐसे सपोज कर लो, ऐसे मान लो कि ये प्रोब है, जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, ए टी, हम डीएनए ले लिया। ये तुम जानते हो कंप्लीमेंट्री बेस क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा है। यहाँ पे एडेनिन थायमिन से पेयर करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, या हम बोल सकते हैं थायमिन एडेनिन से पेयर करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, वाइस वर्सा, ये पता है। अब ये नॉर्मल जीन है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ पे हो गया सी, ठीक है, या यहाँ पे हो गया जी, ये हमने प्रोब ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? प्रोब है। ठीक है, इसको हम नहीं, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं, और दूसरा लेता हूँ मैं। देखो प्रोब ले लिया, मान लो ये नॉर्मल डीएनए ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है। जस्ट इसको फिर से देख लो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये वाले। तो एडेनिन किससे पेयर करेगा? थायमिन से। तो ये मान लो हमने ये डी इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर टी है तो क्या होगा? ए है तो क्या होगा? टी होगा। टी है तो क्या होगा? ए होगा। यहाँ पे सी है तो क्या होगा? जी होगा। यहाँ पे जी है तो क्या होगा? सी होगा। नॉर्मल के केस में है। मान लो इस जीन में म्यूटेशन हो गया, ये जीन चेंज कर गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा टी, ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब डाल रहे हैं। तब देखो अब ये इससे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि टी पेयर नहीं करता। टी किससे पेयर करता है? ए से। तो ए जो है यहाँ पे क्या हो रहा था? ए जो है एडेनिन किससे पेयर कर रहा है? थायमिन से। ठीक है, ग्वानिन किससे पेयर कर रहा है? साइटोसिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये नॉर्मल ये था, एडेनिन टी से, ये थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एंड ग्वानिन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी से पेयर करेगा, सी हो जाएगा, सी से पेयर करेगा, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, ए हट गया, इसको बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ए हट गया, क्या आ गया? टी आ गया। तो अब देखो ये टी हो गया, यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पे भी टी हो गया, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। अब हम इसको प्रोब यूज करते हैं, तो कोई कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा? ए तो कर जाएगा इसके साथ, लेकिन यहाँ पर क्या टी है, तो टी और टी के बीच में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगा, इससे हम लोग कैंसर डिटेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? देखो ये कहता है कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स ओन कंप्लीमेंट्री डीएनए, इसका अपना कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementary within the mutated gene. इस probe के साथ complementary नहीं है। समझ में आई बच्चों क्या तरीका हुआ? तो इस probe की मदद से हम लोग mutated gene, मतलब कोई suspected कैंसर पेशेंट है तो इसमें जीन में म्यूटेशन हुआ कि नहीं, उसमें हम लोग प्रोब की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब
बीमारी पकड़ना, डायग्नोस करना कि है प्रॉब्लम कहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट था इलाइजा। इलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीजन रहेगा ना, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी। अगर एंटीजन हमारे बॉडी में आ गया तो मतलब वायरस बैक्टीरिया कुछ आ गया तो हमारा बॉडी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो इलाइजा इसी मेथड पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पे इलाइजा बेस्ड है। तो जस्ट इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इलाइजा का प्रिंसिपल क्या है, इलाइजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलाइजा टेस्ट में, इंटरेक्शन प्रिंसिपल ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल जिसका हमने ऑलरेडी बता चुका कि एनिमल जिसका जीन को मैंने मैनिपुलेट कर दिया, हम लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया अपने बेनिफिट के लिए या कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शिप, कॉज इन द फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन सा है, तो 95% जो ट्रांसजेनिक है वो बेचारा चूहा है। उसी पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर चूहा, माइस है। ठीक है, वो हमारा बहुत नुकसान भी करता है, इसी को कभी काट देगा, कुछ करेगा। इसलिए साइंटिस्ट सोचें कि चलो इसी पे क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया जाए। बेचारे चूहा जो है वो बलि का यहाँ पर बकरा बन रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो इससे क्या क्या हमें फ़ायदा है। तो इससे हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बना के हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, साइंटिस्ट क्या स्टडी करते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि आप लोग ट्रांसजीन कर दिया तो हमारा बॉडी का कैसे कुछ चेंजेस होगा, मतलब हमारे बॉडी को कैसा फिजियोलॉजी को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसको देखना है यहाँ पे तुम। Many transgenic are designed to increase our understanding of how gene contribute to the development of the disease। मतलब जेनेटिक डिजीज कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग ज़्यादा इस पर रिसर्च कर रहे हैं। These are especially made to serve as model for the human disease। ठीक है, today transgenic model exist for many human diseases such as the cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and the Alzheimer। तो आज के डेट में हम बहुत सारा ट्रांसजेनिक मॉडल बना चुके हैं जो कि जिसका हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज से रिलेटेड जेनेटिक कारण पता करने की कोशिश करें कि कैंसर हो गया तो क्या चेंजेस हुआ कि कैंसर हो गया, क्या हुआ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, क्या होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, क्या हो गया कि अल्जाइमर हो गया। तो इस डिजीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए इसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो देखो, medicines required to treat certain human disease can contain the biological product, but such products are often expensive to make। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of the DNA or gene which codes for the particular product, such as the alpha protein, alpha 1 antitrypsin। alpha 1 antitrypsin भी important है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसको ट्रीट करता है, टू ट्रीट द इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा पढ़े हो तुम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कि सिगरेट स्मोकिंग होने से एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग अभी इम्फाइसीमा यूज़ कर सकते हैं। इम्फाइसीमा में हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन प्रोटीन। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट क्या हो गया, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसका यूज किया जाता है इम्फेसिमा को ट्रीट करने के लिए। इसी तरह से दूसरा हो गया कि अभी फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया ये वाला, ये सेकंड पॉइंट था कि 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रूजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, मतलब इसमें मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा हो गया
milk contained the human alpha-lactalbumin and was also nutritionally a more balanced product for human babies than the natural cow milk. तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसमें अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है मिल्क में, जो ज़्यादा बेटर है, मतलब ज़्यादा इसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन्हेंस्ड है नॉर्मल नेचुरल काउ मिल्क की तुलना में। समझ में आई बात? थर्ड है वैक्सीन सेफ्टी के लिए। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन देने के पहले क्या करता है, टेस्टिंग करते हैं। जैसे कोविड का वैक्सीन आया, जल्दी जल्दी बना, लेकिन तो भी इसको क्या किया गया, ट्रायल में लाया गया, पास को टेस्ट किया गया, तभी हम ह्यूमन बींग में इसको मार्केट में लॉन्च किया गया। तो कभी वैक्सीन वगैरह आता है तो उसका पहले सेफ्टी टेस्ट करते हैं, वैक्सीन सेफ्टी, कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पर्टिकुलर दिया, इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना तुम्हें कि कौन सा वैक्सीन का सेफ्टी के लिए। पोलियो वैक्सीन किस पे यूज किया गया है, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। ये इस पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसे ही हमने पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने रफली बहुत सा चीज़ बता दिया, करीब करीब पढ़ा ही दिया, लेकिन तो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ये रिलायबल सक्सेसफुल है तो यहाँ पर मंकी का यूज़ करेंगे टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन, मतलब बहुत सारा वैक्सीन का सेफ्टी के लिए, वैक्सीन सेफ्टी के लिए फिर किसका, कौन सा एनिमल का यूज़ करेंगे, मंकी का। तो देखो इससे दो क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा। पहला ये है कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए हमने कौन सा वैक्सीन का यूज़ किया और किस ऑर्गेनिज्म पे किया। तो हमने पोलियो वैक्सीन का यूज़ किया किस पे, ट्रांसजेनिक माइस पे, कि क्या इफेक्ट है माइस पे वैक्सीन का, क्योंकि माइस का और ह्यूमन का फिजियोलॉजी मिलता जुलता है। तो कुछ जो चेंजेस होगा वो हम माइस में तो हो सकता है कि हमें भी चेंजेस दिखे फिजियोलॉजी में, इसीलिए वैक्सीन का सेफ्टी कर रहे देख रहे हैं कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। अगर मान लो वैक्सीन डालें और कुछ गड़बड़ प्रोड्यूस होने लगा प्रोटीन, तो वो वैक्सीन यूज नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, अगर ये तुम्हें लाइन दे दिया और तुम्हारा क्वेश्चन यही कर दिया कि सक्सेसफुल फाउंड टू बी रिलायबल, तो किस एनिमल का हम लोग यूज करेंगे। अब एनिमल का नाम ऑप्शन में चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, मंकी। तीन एनिमल का और नाम डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल सेफ्टी, ये वही खास नहीं है, वही सेम चीज़ है जो हमने बताया कि टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो ये हार्म कर सकता है, इसलिए इसका केमिकल भी टेस्ट करेंगे। अब बात है कि इथिकल इशूज़ की, कि इथिकल इशूज़ की देखो हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं दूसरे एनिमल पर, वो क्या इथिकल है, मतलब इथिकल मतलब क्या, सही है कि हम दूसरे जानवर को भी परेशान कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके नेचुरल जो इसका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें हम क्या करें, उसको अल्टर कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा अल्टर किए और कुछ खतरनाक चूहा बन गया या कुछ खतरनाक डेवलप कर गया। जैसे अभी हम लोग सोच रहे देखते थे ना, हल्ला था कि कोविड वायरस बना है, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसा स्ट्रेन वायरस के निकल गया जो बहुत तबाही कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे इथिकल इशूज़ में है कि मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Biological thing important है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट भी हो सकता है इसको। देखो जब सच ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किया इकोसिस्टम में, हम तो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ वहाँ पर खतरनाक रूप भी ले ले, कुछ एनिमल का हमने अगर कुछ जीन का चेंज किया तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही है, हो सकता है कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाए, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ जाए। इसलिए हमें काफ़ी अच्छे से ढंग से इसको एक कंट्रोल में करना है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, इसका नाम क्या है, GEAC। GEAC जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो डिसीजन करती है वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च को, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्च को वो वैलिडेट करती है कि सही या गलत है, और इसका फिर सेफ्टी भी देखती है, पब्लिक सर्विसेज में GM ऑर्गेनिज्म को लाया जाए कि नहीं। जैसे काऊ को हमने लाया जिसमें प्रोटीन इंडिस मिलता, तो वो अब अप्रूवल लेना है हमें किससे, GEAC से। समझ में आ गई बात। तो ये रफली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और यहाँ पे बता दूँ तुम्हारा, थोड़ा सा और है यहाँ पे राइस का, कि राइस इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन सब जानती हो तुम। यहाँ पे अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ तुम्हें कि 1997 में हमारे पास बासमती राइस का बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है।
जैसे देखो यहाँ पे ये याद रखना है कि कितना 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया, और कितना तुम्हारा एस्टिमेटेड अबाउट 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस है इन इंडिया में। तो इतना, और बासमती यूनिक होता है, अरोमा फ्लेवर में तुम जानते हो बासमती, जिसका कि हमने काफ़ी वर्णन भी सुना है, इस पर बहुत सारा लोक कथा वगैरह भी है बासमती पे। तो 1997 में अमेरिकन कंपनी आई जो कि बासमती राइस पे पेटेंट कर लिया, गॉट पेटेंट, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कंपनी ने किस प्रोडक्ट पे, तो राइस इंपॉर्टेंट याद रखना, राइस पे पेटेंट लिया। पेटेंट मतलब हो गया उसका अधिकार, कॉपीराइट टाइप का, कि इसमें बासमती राइस में चेंज किया, अब हम ही इसको सेल कर सकते हैं, दूसरे कंपनी नहीं सेल कर सकती इसे, ठीक है। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड द अब्रॉड। ये न्यू वेराइटी है क्या? ये एक्चुअली डिराइव किया गया इंडियन फार्मर वेराइटी से। इंडियन बासमती विथ इंडियन बासमती राइस जो था, इसको क्रॉस कराया गया, हाइब्रिडाइज कराया गया सेमी डॉग वेराइटी से। तो देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नया वेराइटी राइस का बनाया यूएस ने, वो कैसे बना, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। पहला, दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला कि किस पे किया गया, तो राइस पे किया गया, ठीक है। तो कैसे बनाया, वो इंडियन बासमती को क्रॉस कराया सेमी डॉग वेराइटीज के साथ में, और इसको एक इन्वेंशन को, इसको उन्होंने इन्वेंशन बोल दिया कि एक नया हमने आविष्कार किया, और इसी का उन्होंने पेटेंट ले लिया। समझ में आई बात ना? तो अब दूसरे, अब इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो एक पर्टिकुलर कंपनी को जाएगा, दूसरे कोई अगर इसको सेल आउट करेंगे तो क्या वो इलीगल हो जाएगा। तो अभी इसी तरह का पेटेंट यूज किया जा रहा है, जैसे हल्दी पे, तुलसी पे, इस सब पे भी किया जा रहा है, हर्बल मेडिसिन के लिए, जैसे टर्मरिक एंड नीम वगैरह पे। तो अगर हम लोग विजिलेंट नहीं रहेंगे और पेटेंट एप्लीकेशन को काउंटर नहीं करेंगे, तो दूसरा कंट्री जो वो हमारे लिगेसी को, लिगेसी मतलब हम लोग, हमारा जो रिच लिगेसी है जो हम लोग जानते हैं, जिसको आयुर्वेद बोलते हैं, कि चोट लग गया तो हल्दी लगा लो, कहीं फंगल हो गया तो नीम का पत्ता सी पानी में नीम का पत्ता डाल के नहा लो, तो वो इन्फेक्शन वायरल, एंटीवायरल है, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता नीम के पत्ते से। हल्दी जो है वो क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, वो हम लोग जानते हैं, इस पर रिसर्च नहीं है, बहुत पहले से जान रहे हैं। तो वही यही हमारा रिच लिगेसी है, इसी का वो इनकैश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग टेक्निकली एडवांस नहीं है, लेकिन वो लोग टेक्निकली एडवांस और फिनेंशियली एडवांस्ड है, इसीलिए इसका यूज करके वो पेटेंट कर रहे हैं। इसलिए अभी हमें क्या होनी है, अटेंटिव हो जाना है, विजिलेंट हो जाना है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, यहाँ पे लास्ट में देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल लाई है, सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट बिल लाई है, दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू द कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस तरह से अनऑथराइज हमारा कुछ मतलब दूसरे कंपनी बिना परमिशन के हमारा इंफॉर्मेशन लेके कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना ले, इसको रोकना है। समझ में आ गई बात? तो ये एक रफ था तुम्हारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक्सट्रैक्ट था बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। होपफुली आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसको एक बार देख लेना, फिर इसका एमसीक्यू लगाना, तो देखना कि सारा एमसीक्यू तुम्हारा होना ही होना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमने सारे कवर कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन कर लिया। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।